शुरू करते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? डीपीपी अपन पावर के पहले वो देख लेते, न्यूमेरिकल्स बचे कुचे, फिर उसके बाद डीपीपी देखेंगे अपन। Power. Sure. देखो भैया, एक कमाल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। द विंड पावर्ड जनरेटर converts wind energy into electric energy. Assume that the generator converts a fixed fraction of the wind energy, fixed fraction of the wind energy intercepted by its blades into electrical energy, full stop. For wind speed small v, the electric power output will be proportional to, first option is v, second option is v का square, third option is v का cube, and the last option is v raised to power 4. ठीक है। एक कमाल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है। द विंड पावर्ड जनरेटर, हवा से चलने वाला जनरेटर। देखा है तुमने कभी हवा से चलने वाला जनरेटर? कहाँ देखा है? चिकलदरा। कभी अकोला में भी हुआ करता था, धावेकर के बंगले पे, है ना, छोटा सा एक था विंड मिल। या फिर आप नासिक वासिक मुंबई गए होंगे दिन के वक्त में, तो नासिक के पास जो पहाड़ी है उस पर लाइन से नज़र आते बहुत सारे इसके अंदर, है ना, सफ़ेद कलर के बड़े बड़े पंखे, है ना, आड़े घूम रहे। बालापुर में कौन बोला? हाँ, मेरे घर पे ही चैनल लगा हुआ है ना। तो बोले भैया ऐसी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अपन देखो डायग्रामेटिकली फील करते हैं उसको। ये देख, इमेजिन कर, ये बालापुर में मेरे बंगले पे लगा हुआ ये कुछ एक विंड मिल है। है कि नहीं? क्या आड़ा दिखा रहा? आड़ा आड़ा है ना, हॉरिजॉन्टल। तो पंखा ऐसा नहीं, आप ऐसा देख रहे, इमेजिन करो साइड से। और अब ऐसा है कि इसने जैसा क्वेश्चन में कहा, क्या कहा रे? द विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो विंड पावर जनरेटर है वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी
इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मान के चलो कि एक सिर्फ दिया गया फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा हिस्सा हवा का, सिर्फ उसी को वो कन्वर्ट कर पा रहा है। मतलब तुम कैसे समझेंगे इस सेंटेंस को? मान लो हवा ही नहीं है, हवा नहीं, हवा बंद है, अचानक से एक हवा का झोंका आया। ये वो हवा का झोंका है जो हवा का थोड़ा सा फ्रैक्शन है जो आगे बढ़ रहा है ना। इतना सा पार्ट है, बस इतनी देर के लिए बस उसमें हवा का झोंका आएगा, उतनी देर के लिए बस वो घूमेगा। जो जब ये हवा यहां से यहां पूरी गुजर जाएंगी आगे से क्रॉस करके, तभी वो सिर्फ गोल घूमेगा, है ना, सिर्फ इतने से फ्रैक्शन के लिए। तो उसने बोला कि फाइंड द स्पीड v, पता लगाओ। एक मिनट, क्या लिखा? बाय इट्स ब्लेड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड v स्पीड v, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल फॉर एनर ए। क्या क्वेश्चन पढ़ा तू भी? तो फॉर विंड स्पीड v, अगर हवा की स्पीड v है तो पता लगाओ कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट किस चीज को प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट किस चीज को प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल v को, v स्क्वायर को, v क्यूब को, v रेज़ टू पावर 4 को। देखो सोचो तो जरा, दिमाग लगाओ जब तक। अमजद साहब, पानी H2O, चलिए सोचो 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 सोचो। हाँ, मान के चलो हवा जा रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है हवा, स्मॉल v के स्पीड से जा रही है कि नहीं? अब जैसी मान लो कि देखो ये हवा का एक टुकड़ा आ रहा है, हवा का टुकड़ा मतलब हवा का एक सेक्शन, है ना। अब ये जितना मेरा हाथ है समझो ऐसा हवा का झोंका आ रहा है यहाँ पे से, है ना। अभी देखो देखो देखो, अभी आया, टकराया नहीं, टकराया नहीं, टकराया नहीं, आया टकरा गया, है कि नहीं? अब टकराया तो ये गोल घूमने लगेगा और उसमें से ऐसा ऐसा हवा पास होने लगेगी, है ना, इस तरह से। अब ऐसा है कि ये हवा क्या करेगी हमें, है ना, हमारे पवन चक्की को, हमारे जो ब्लेड्स है, हमारा जो टरबाइन है, उसको लगाएगी फोर्स। उसको क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। अच्छा, फोर्स लगाएगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है लगातार? तो आप देखो, हम कहेंगे यहां पर जब आ रहा है तो हम लोग मान जानते हैं मोमेंटम में फोर्स और वेलोसिटी, सॉरी मास एंड वेलोसिटी दोनों होता है ना। हम ये बात जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब जाहिर बात है इनमें से एक चीज कांस्टेंट होगी और एक चीज क्या होगी जो लगातार बदल रही है। जरा तुम सोचो, जरा अपना दिमाग लड़ाओ, बताओ मुझे कि क्या लगता है कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? हवा कांस्टेंट होगी। तो हवा तो साइंटिफिक वे में बोल, क्या कांस्टेंट होगा? सोचो जरा। हाँ हाँ सही जा रहे, बोलो बोलो। स्पीड, हवा की स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो क्या बदलते जा रहा है? मास। मतलब बात ऐसा नहीं कि अभी 1 किलो हवा आई, बाद में 2 किलो हवा, ऐसा नहीं है ना। आप देखो ना भाई, आप बोल ये पूरा पोर्शन है, ये जितना हाथ है मेरा, ये पूरा का पूरा क्या है? पोर्शन है ऑफ द विंड, इन हवा का एक छोटा सा झोंका। अपनी जंगली जबान में बोलेंगे टुकड़ा। ऐसा हवा के टुकड़े नहीं रहते, मगर थोड़ा बहुत फील आने के लिए, समझने के लिए हवा का टुकड़ा, समझे ना। अब ऐसा है कि हवा का टुकड़ा आया, हवा का झोंका आया, उसमें से पहले ये इतना हिस्सा टकराएगा, फिर बाद में इतना हिस्सा, फिर इतना हिस्सा, फिर मतलब बढ़ते बढ़ते पूरा हिस्सा जाएगा ना, वहां से पूरा पार्ट क्रॉस होते हुए जाएगा ना उसमें से। मैं बोलूंगा भाई जब सामने आया झुंड, बोले साले हवा का झुंड आया तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मेरे से टकराया, सामने वाला हिस्सा टकराया, फिर धड़ 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 सब मेरे से टकराने लगे। पवन चक्की बोलेगी, मतलब विंड मिल बोलेगी, है कि नहीं। अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये पता चल रहा है यहाँ स्पीड कांस्टेंट है और लगातार हवा का मास यहाँ है हमारे पर बढ़ते जा रहा है। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं यहां पे कि फोर्स इज इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन डी टी। बोले वी डी एम अपॉन डी टी। चलो माना फोर्स को आप वी डी एम अपॉन डी टी बोल सकते हैं। हम एक और बात जानते हैं कि मास इज इक्वल्स टू क्या है भाई? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल्स टू क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल जानते हैं। अब बोले यहां देखो, ये स्मॉल वी वेलोसिटी है, ये कैपिटल वी वॉल्यूम है, दोनों को मिक्स मत कर देना। अब देखो भाई क्या हुआ कि ठीक है, मास क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अब यहां वॉल्यूम क्या होगा? क्या होगा वॉल्यूम हवा का? तो आप इमेजिन करो कि देखो पवन चक्की का शेप कैसा रहता? गोल,
है ना, और जो हवा उसके साथ इंटरैक्ट कर रही है उसका भी शेप कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट गोल सिलेंडर कैसा, है ना। तो मैं कहूंगा भैया हमारे जो हवा का झोंका आया उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ। तो बोले ये जो हवा का झोंका है सामने से देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो बोले कैपिटल ए। सामने से देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए। और यहां से लेकर ये पूरे हवा के झोंके की लंबाई कितनी है, तो मान लो एल, मान लो कितनी है एल। तो बोले इस हवा के झोंके का वॉल्यूम कितना होगा, तो इस एरिया को उसके लेंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं क्या करूंगा, गया, तो जब भाई मैं यहां पर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस मास के जगह ऐसा लिख सकता हूं। तो चलो भाई एक काम करो, वो लिख डालो फिर, F इज इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी टी रो ए एल। ओके, फिर आगे क्या, F इज इक्वल टू वी, रो ए को बाहर निकालो, बोले क्यों, क्योंकि देखो भैया हवा की डेंसिटी लगातार कांस्टेंट है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लगातार कांस्टेंट है, जो बदल रहा है वो क्या है, लेंथ, लंबाई, वो हवा का जो जो है ना। बोले पहले सिर्फ क्या हुआ, बोले ब्लेड्स अगर ऐसे आ रहे तो भाई देखो पहले सिर्फ इतना हिस्सा आया, फिर बाद में थोड़ा और हिस्सा गया, थोड़ा और अंदर हिस्सा गया, थोड़ा अंदर, लेंथ बढ़ते जा रही है। तो लेंथ जो है उसकी बढ़ते चले जा रही है ना। आपको मैं ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया होगा तो हवा का झोंका थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया होगा, तो देखो इसमें से पास होने वाली लेंथ बढ़ गई, और थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा तो ये पास होने वाली लेंथ और आगे बढ़ गई, है ना। फिर ये और थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, ये पास होने वाली लेंथ और आगे बढ़ गई, है ना। तो तुमने क्या देखा, तो यहां से पंखे से गुजरने वाले हवा के झोंके की लेंथ बदलती जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कैसा है, सेम है। तो अब हम कहेंगे कि भैया यहां लेंथ वेरिएबल है। अब अगर यहां लेंथ वेरिएबल है तो मैं लिखूंगा dl अपॉन dt। अब सवाल ये उठा कि dl अपॉन dt होता क्या है, बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे भैया लेंथ बोले तो क्या है, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा फिर, ये वेलोसिटी। तो मतलब भैया ये तो क्या हुआ, ये सिंपल v इंटू रो ए वी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फोर्स का। तो मैं लिखूंगा देखो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, तो बोले फोर्स इज इक्वल टू रहेगा रो ए वी का स्क्वायर, रो ए और ये दोनों वी हो जाएंगे स्क्वायर। मगर हमें तो क्या निकालना था, पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे को मालूम है एक लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना, और एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी आ गया, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी का क्यूब, है ना। तो इस तरह से ये देखो पावर जो है किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वेलोसिटी के क्यूब को। आया समझ में, चलो लिखो फटाफट, कहां गिरो, गया नीचे। देखो जल्दी, जाने से पहले पूरी डीपीपीज लेके आना, 2 डीपीपीज और दूंगा।
क्वेश्चन लिखना हो गया होगा सभी का? किसी का बाकी है? पीछे बॉयज, तुम्हारी बड़बड़ बंद करो जरा। A block of mass 3 kilogram is pulled up on a smooth inclined of angle 37 degree with the horizontal full stop if the block moves with an acceleration 2 meter per second square. Find the power delivered by the pulling force at a time 5 seconds after motion starts. Full stop. What is the average power delivered during the 5.0 seconds after the motion starts? तो भी भाई यहाँ एक ज़बरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, सोचो ज़रा, दिमाग पे जोर डालो, न्यूरॉन्स को दौड़ाओ, है ना, एक्टिवेट करो, स्पार्क करो न्यूरॉन्स को, है कि नहीं? कितने न्यूरॉन्स होते? 1 बिलियन, मिलियन, 10 लाख, बस इतने ही है। है ना, एक्टिवेट करो। ऐसा सुनने में आता भैया, इंसान शायद से सिर्फ उसका 4 से 10% यूज़ करता है, ऐसा सुनते हैं हम लोग भाई, क्या सही क्या गलत पता नहीं। फिर क्या है? नेफ्रॉन है। अरे मेरे को क्या मालूम रे बाबा, मैं बायोलॉजी वाला थोड़ी हूँ। तुम टेफ्लॉन भी बोले तो मैं मान लूंगा। हो गया क्या भैया? ये एक हवा के झोंके से मुझे याद आया, हवा का झोंके से एक चीज याद आया मुझे, समीर हवा का झोंका। हम दिल दे चुके सनम, है ना, हम दिल दे चुके सनम का डायलॉग है ना ये। चलो भैया ठीक है, इधर ध्यान दो। ए भाई चल चल, हो गया, फिनिश। अब ब्लॉक ऑफ मास 3 किलोग्राम, ब्लॉक कितने मास का है? 3 किलो। क्या कर रहे इसको अपन? अरे क्या कर रहे इसको अपन? कुछ नहीं कर रहे, क्या पुल कर रहे ना? कहाँ पुल कर रहे? स्मूथ इंक्लाइन स्फीयर।
है ना, स्मूथ है इसका मतलब फ्रिक्शन तो नहीं रहेगा, फ्रिक्शन नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। चल इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं अपन थोड़ा सा। अदीबा बेटा थोड़ा सा खामोश, देखो भाई एक ब्लॉक है जिसका मास 3 किलो है, ओके, उसे आप खींच के लेकर जा रहे हो एक इंक्लाइन सरफेस पर जिसका एंगल 37 डिग्री है, और खींच के ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। इफ द ब्लॉक मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब जाहिर बात है तुम फोर्स लगा रहे तो तुमने क्या देखा कि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर के तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड, पावर पता लगाओ कब, बाय द पुलिंग फोर्स एट अ टाइम 5 सेकेंड आफ्टर मोशन स्टार्ट्स। बोले जब 5 सेकेंड हो जाएंगे मोशन को शुरू होने के लिए, तब आपके फोर्स ने उसको कितना पावर अप्लाई किया वो पता लगा। वैसे क्वेश्चन को देखते ही साफ समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा हुआ है ना। उसने बोला जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा होगा तो आपके जो फोर्स है उसने कितना पावर अप्लाई किया होगा। तो भैया यहां पर तो देखते ही समझ में आ गया कि जो पहली चीज उसने पूछी है उसके लिए मुझे पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला खेल खेलना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला, है ना। तो मुझे किसी तरह से फोर्स निकालना है, मुझे किसी तरह से वेलोसिटी निकालना है जब टाइम कितना हो रहा है 5 सेकंड, और उसके अंदर फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, उसने एक और चीज पूछा है, उसने ये भी पूछा है व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द 5 सेकंड आफ्टर मोशन स्टार्ट्स, है ना। जब आपका मोशन शुरू हुआ होगा तो 5 सेकंड के अंदर एवरेज जहां तक भी गया होगा, मान लो कि 5 सेकंड तक वो यहां तक गया होगा शायद, है ना, और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट एस करके कुछ हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट। तो जब 5 सेकंड हो चुके होंगे मोशन शुरू होने के लिए और ये यहां से यहां तक पहुंचा होगा, तो उस सिचुएशन में शुरू से लेकर आखिर तक का एवरेज वैल्यू बताओ पावर का, है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल देखेंगे, मगर पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोले इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू F इंटू वी। अब देखो भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो। अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लगाओ दिमाग। पहला आंसर 6 नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन निकालने का वो तो नेट फोर्स हो जाएगा ना उस पर। अगर आप मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहे तो वो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है ना। तो ये बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। जब भी कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे जाती तो क्या है, mg sin थीटा भी आएगा ना उसमें, उसका वेट आएगा ना भैया। यहाँ पे आप बोलेंगे भैया यहाँ पर उसको अपोज करने वाला कौन है, mg sin 37, है ना। तो मैं कहूंगा भाई देखो, अब जैसे कि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, देखो लॉज ऑफ मोशन याद करो, है ना। अब वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इसको हम एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, तो हम बोलेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ माइनस एम जी साइन ऑफ 37, है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा भाई बाय न्यूटन सेकंड लॉ समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर आप इसे इक्वेट करेंगे, देयरफॉर एफ माइनस एम जी साइन 37 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर एफ माइनस एम की वैल्यू क्या है भाई 3 किलो, जी की वैल्यू क्या है 10, साइन 37 क्या होता है जल्दी बोलो 3/5, एम की वैल्यू 3, एक्सेलरेशन कितना है भाई 2। अब बताओ फोर्स कितना आ रहा, अब बता 6 3 2 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना होगा 24, हाँ 24 होता, तो 24 न्यूटन होता आंसर है पहला, आंसर नहीं सॉरी फोर्स होता। फोर्स क्या मिला आपको 24 न्यूटन, है ना। ये देखो 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 2,
3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, -18 उधर जाएगा, +18 हो जाएगा, 18 + 6 कितना होता है 24। तो भाई देख यहाँ पर ये f की वैल्यू आई, हमें मेन मकसद था p निकालना। अभी एक चीज़ रह गया, उसके लिए वेलोसिटी भी चाहिए। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो बोले भैया आसान है वेलोसिटी निकालना। बोले कैसे? आप सिंपली v = u + at करेंगे, v = u + at। तो बोले भैया आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना था 2, टाइम कितना हुआ था 5वां सेकंड। तो उस वक्त 5वें सेकंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होंगी 10 मीटर/सेकंड। अब चलो ये आ गया वेलोसिटी भी, तो पावर डिलीवर्ड एट 5 सेकंड क्या हो जाएगा बाय फोर्स F × v। तो देखो 240 वैट, 240 वैट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका एवरेज पावर। कैसे निकालेंगे भाई एवरेज पावर? फिर कैसे निकालेंगे? तो बोले एवरेज पावर निकालने के लिए आपको सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम करना पड़ेगा, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है ना। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और वो कितना लगा मुझे मालूम है, मुझे किसी तरह बस डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? हाफ ऑफ 80² से निकल जाएगा। तो हाफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2, 25 यानी 25 मीटर्स। तो मैं कहूंगा देखो एवरेज पावर क्या रहेगा? फोर्स कितना है 24, 25, टाइम कितना है 5, 5 5 ज़ा 25, 5 24 ज़ा कितना हो जाएगा फिर 120। ये रहेगा तुम्हारा एवरेज वैट, एवरेज पावर, सॉरी एवरेज वैट होगा। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया?
सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन क्या दिया है अगला, अ कार ऑफ मास स्मॉल एम, एक कार है जिसका मास स्मॉल एम है, इज ड्रिवन विथ एन एक्सेलरेशन ए अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड, उसे एक्सेलरेशन ए से ले जाया जा रहा है एक स्ट्रेट लेवल रोड पे, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स कैपिटल आर, और लगातार उस पर एक कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लग रहा है। When the velocity of the car is small v, जब कार की वेलोसिटी v होगी, अगेन इंस्टेंटेनियस पूछ लिया उसने, the rate at which the engine of the car is doing work will be। अब ये जो है उसने पावर ना बोल के उसको डेफिनेशन दे दिया उसने, द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर, तो उसने वही बोला है द रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क विल बी, यानी पावर क्या होगा, जब वेलोसिटी v रहेगी उस वक्त इंजन का पावर, किसका, इंजन का पावर क्या होगा। अच्छा ठीक है, अब इसको तुम थोड़ा समझो डायग्रामेटिकली। कौन सी दिख रही है रे, रोल्स रॉयस, एम्बेसडर दिख रही, तेरी ऐसी की तेरी है, रोल्स रॉयस है, ऑटो दिख रहा, किसको दिख रहा साला ऑटो, कौन है अंदर, रोल्स रॉयस को हम टैक्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो इधर, तो ये कार है, सर्टेन कार है, ओ भाई इधर ध्यान देना, हाँ, तो एक सर्टेन कार है, वो आगे बढ़ रही है, तो इंजन क्या कर रहा है, उसे आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भैया अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में है, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड में, मगर जब ये गुजर रही है एक लेवल रोड पे, तो हवा जो है, आसपास की एयर जो है, उसका फ्रिक्शन फील हो रहा है, या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, वो फील हो रहा है, और उसका रेजिस्टेंस जो है पीछे की तरफ लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, उसे पीछे की तरफ लग रहा है। तो उसने बोला जब गाड़ी की स्पीड स्मॉल v होगी, उस वक्त, जब गाड़ी की स्पीड स्मॉल v होगी, उस वक्त इंजन ने कितना पावर लगाया है ना, उस वक्त इंजन का पावर क्या है, क्योंकि उसने मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दिया कि इस वेलोसिटी पर इंजन का पावर क्या होगा। याद है मैंने पढ़ाते वक्त ही कहा था, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर अगर आपसे पूछा जाए पावर, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। तो भैया हमें इसी तरह से एक इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा पहले तो भाई मैं स्ट्रक्चर लिख दूंगा, मुझे करना क्या है, मुझे एक इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है जब आपका इंजन ने जो फोर्स अप्लाई किया होगा उसके कारण स्पीड कितना होगा, v होगा, है ना। तो अब ठीक है भाई, मान लिया ये फॉर्मूला रहेगा। बोले सर आपने ये वाला फोर्स क्यों लिखे, ये क्यों नहीं लिखे बेटा, क्योंकि भैया ये रेजिस्टेंस, ये हवा का जो फोर्स है वो गाड़ी को स्लो कर रहा, वो गाड़ी को आगे ले जाने में मदद कर रहा क्या, नहीं, हमको तो वो देखना है फोर्स जो उसको आगे ले जाने में मदद कर रही, वो कौन सा है, इंजन का फोर्स, है ना, इंजन का फोर्स, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। फिर हम लोग कहेंगे ठीक है मान लिया। अब सवाल ये है कि इस फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, अरे बहुत आसान है। देखो भाई इस डायरेक्शन में आगे गाड़ी बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन का जो रूल्स था उसको हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन मान के चलते हैं। तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस फिर कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर वो हो गया एफ अप्लाइड माइनस ये पीछे वाला है ना रेजिस्टेंस फोर्स, मगर न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से तो टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट करो, तो एफ अप्लाइड माइनस आर इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर एफ अप्लाइड इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस कैपिटल आर। बात समझे क्या, है ना, माइनस आर को दल लेके प्लस आर हो गया। अब अपने पास एफ अप्लाइड का फॉर्मूला आ गया, अपन क्या करेंगे उसको यहां पर डाल देंगे एफ अप्लाइड की जगह।
अपने को उसका आंसर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। फिर तो फिर मैं बोलूंगा मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ma प्लस आर मल्टीप्लाई बाय वी, यानी कि कौन सा हुआ भाई मेरे, थर्ड ऑप्शन, आर प्लस एम ए, है ना, मल्टीप्लाई बाय वी, ये आ गया हमारा आंसर। अब गौर से सुनो यहां पे एक बात, है ना, अब यहां से हमारे आंसर्स के लिए फॉर्मूला बन जाता, हमारी गाड़ी अगर, सुनो भाई, सुनो, ध्यान दे रहे सर नीचे, अब उधर पलटना तो मत, एक अथॉरिटी दे, कान चप्पे भी देना उसके, तो देख इधर ध्यान दे, अगर गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन से जा रही है, मतलब स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ए की पॉजिटिव वैल्यू यहां पर डालो, है ना, और तुमको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर गाड़ी आगे जा रही है, उस पर हवा का झोंका यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है और उसका रिटार्डेड मोशन है, यानी स्पीड लगातार क्या हो रही है, कम होते जा रही है, और आप बोलना चाहते हैं कि भैया इस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस वेलोसिटी पे सॉरी इसका पावर क्या होगा, तो उसकी एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू डालो जो भी रिटार्डेड मोशन की होगी, आपको आंसर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और उस वक्त इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आर इंटू वी रह जाएगा। याद रहेगा ये पार्ट, है ना, ये याद रखना कि ये सिचुएशंस दे रहा हूं मैं आपको, अगर ऐसा सा रही शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता अपने ये अब डायरेक्ट, अब ये पूरा सॉल्व करते नहीं बैठने का, अगली बार न्यूमेरिकल आया तो पूरा ये डायरेक्ट याद रखो, एम ए प्लस आर इंटू वी, एम ए मास ऑफ द कार, ए एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द सराउंडिंग एयर, और वी क्या है, वेलोसिटी। फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाने के लिए फोर्स काहे लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाने के लिए फोर्स लगता है क्या, नहीं लगता है। फिर आप यहां कैसे बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बेटा क्या होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, मान लो कोई पीछे खींचने वाला फोर्स नहीं है, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, जैसे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, गौर से सुने बेटा मेरी बात, उस सिचुएशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने के लिए फोर्स नहीं लगता, अप्लाइड फोर्स जीरो रहता है, अप्लाइड फोर्स क्या रहता है, जीरो। मगर आपका जब बॉडी आगे बढ़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, पीछे की तरफ लग रहा है आपका रेजिस्टेंस फोर्स, जैसे कि यहां पर था, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, एफ अप्लाइड और माइनस आर, ये जो इक्वेशन आपको ये दिख रही है ना, ये वाली इक्वेशन है ना, ये जीरो हो जाती है, नेट फोर्स जो बोलूंगा वो जीरो होता है, क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, वो जीरो होता है, मगर अप्लाइड फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता, है ना, अप्लाइड फोर्स कभी भी जीरो नहीं, नेट फोर्स जीरो होता है। जैसे इमेजिन कर कि भाई आप जब बोलते हैं कि भाई अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अब हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं है, एक गाड़ी के कोई भी चक्के को आप ऐसा लोड दोगे, वो रोल होते हुए जाते जाएगा, लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म का फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी किस्म का अपोजिशन फोर्स नहीं है, तो कयामत तक वैसे चलता रहेगा। अगर किसी किस्म का रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो उस वक्त उस पर टोटल फोर्स क्या है, जीरो, टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स भी क्या है, जीरो है, उस पर अप्लाइड फोर्स क्या है, जीरो है। मगर इमेजिन कर लो तुम आप रियल वर्ल्ड में जाओ, रियल वर्ल्ड में अगर किसी चक्के को ऐसा रोल करके आप उसको फेंकोगे तो क्या वो कयामत तक चलता रहेगा क्या, नहीं ना, वो तो थोड़ी दूर जाकर ही गिर जाएगा। अच्छा क्यों भाई, फ्रिक्शन लग रहा जमीन का, हवा का, तो उसको भैया आगे चलाते रहने के लिए कांस्टेंट स्पीड से आपको क्या करना पड़ता, उसका हाथ से पुश करना पड़ता। खेले होंगे ना बचपन में ना, चक्के से ऐसे डंडी लेके यूं 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 यूं, है ना, नहीं खेले, है ना, तो भैया अब क्या करते उसको, हाँ भाई तू बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ना बाबा, तू कब खेला, तू तो पबजी खेलता था, है ना। तो अब ऐसा है कि भैया उसको कांस्टेंट स्पीड से क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा धक्का देते रहना पड़ता है ना, तो उस वक्त अप्लाइड फोर्स लगता है। हालांकि चलाना कांस्टेंट स्पीड से है, मगर फिर भी क्या करना पड़ रहा है, अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ रहा है। खैर चलो ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना, अगले प्रॉब्लम के लिए काम में आएगा।
क्वेश्चन हो गया लिखना? चलो ध्यान दो इधर। A train has a constant speed of 40 meter per second on a level road against a resistive force of magnitude 3 into 10 raised to power 4 Newton. Full stop. Find the power of engine. Find the power of engine. देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। नो ऑप्शंस। सॉल्व इट एज न्यूमेरिकल। खोलिए उधर का। हाँ, क्या लगता है आंसर? 12 into 10 raised to power 5, करेक्ट। 12 into 10 raised to power 5 वैट। बहुत सिंपल है भाई, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो भाई अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। फिर वो बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया था ये याद रखना, तो उसका जो फॉर्मूला है वो सिंपली आप क्या लिखेंगे? R इंटू वी, क्योंकि भैया यहां एक्सेलरेशन तो क्या हो गया? 0 हो गया, तो कैपिटल R इंटू वी हो जाएगा डायरेक्टली। मगर सवाल उठता है कि भैया मेरे को तो भाई यहां पर रेजिस्टिव फोर्स दिया हुआ है क्या? हाँ, रेजिस्टिव फोर्स दिया हुआ है, तो रेजिस्टिव फोर्स दिया हुआ है और आपने क्या दिया हुआ है? स्पीड भी दिया हुआ है। डायरेक्ट मैं ये वैल्यूज डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40, 3 4 12, 120 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 वैट, या 12 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 वैट। ओके, लिख लो। Car of mass 1250 kilogram experience a resistance of 750 Newton when it moves at 30 meter per second.
बोलिए। 5 मिनट बस। When it moves at 30 meter per second, if the engine can develop 30 kilowatt at this speed, the maximum acceleration that the engine can produce is, the options are given as 0.8 meter per second square, 0.2 meter per second square, 0.4 meter per second square and 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो भाई क्या दिया हुआ है, अ कार ऑफ मास 1250 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास 1250 किलो है। जब वो आगे बढ़ रही है तो उसे रेजिस्टेंस फोर्स फील होता है 750 न्यूटन का, 750 न्यूटन का रेजिस्टेंस फोर्स फील होता है। When it moves at 30 मीटर पर सेकेंड, और कब हुआ, कब की वैल्यू है ये, जब वो स्पीड, कितनी स्पीड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, मान लिया इफ द इंजन कैन डेवलप 30 किलोवाट एट दिस स्पीड, मतलब इंजन का पावर दे दिया उसने बोला इस स्पीड पर इंजन है ना कितना पावर डेवलप करेगा, 30 किलोवाट। देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या होगा पता लगाओ, है ना। कितना बताया बेटा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन, यस, वेरी गुड, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं कैसे। अरे यार, कार को नहीं मिटाना था मैंने। मैं कहूंगा मेरे पास क्या है, यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी, इज दैट इट। हमारे पास पावर कितना दिया हुआ है, 30 किलोवाट, दैट इज 30 इंटू 10⁻³ वैट। अप्लाइड फोर्स को आप जैसे के वैसे अभी का रहने दो, है ना। अप्लाइड फोर्स नहीं दिया हुआ है ना, और आपको वेलोसिटी दी गई है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। चलो यूनिट्स क्या को डालते बैठेगा। हाँ, तो अब देखो भाई, ये कटा, अप्लाइड फोर्स क्या होगा भाई, बताओगे कोई? 10⁻³ न्यूटन। ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स आ गया। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले वो फॉर्मूला निकाल चुके हैं, ma इज इक्वल टू क्या था, F अप्लाइड माइनस रेजिस्टिव फोर्स, F अप्लाइड माइनस रेजिस्टिव फोर्स। मास कितना है वो, 1250 इंटू ए। अप्लाइड फोर्स कितना है आपका, ये आ गया 10⁻³ यानी 1000, माइनस आपका वो कितना है, रेजिस्टिव फोर्स 750। अब बताओ 1000 में से 750 गया, कितना बचा, 250, इजंट इट। तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच देन 250 अपॉन 1250। कैंसिल दिस जीरोस, इट विल बी 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कितना आसान सवाल था। चलो अब आखिरी, फिर पावर खत्म हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पोजीशन, ये ध्यान दे बेटा इधर, एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल, मोबाइल नहीं रे बाबा, ऑटोमोबाइल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Position and velocity of an automobile with respect to time. Let
चलो देखो, हमको गाड़ी की वेलोसिटी और साथ ही साथ पोजीशन का फॉर्मूला डिराइव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो इनिशियली मान के चलो एट t इक्वल्स टू 0 v की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और साथ ही साथ पोजीशन को भी हम लोग ओरिजिन पे यानी पे 0 पे मान के चलेंगे। तो देखो भाई, हम कहेंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज m इंटू a इंटू v, यानी m इंटू dv बाय dt इंटू v। ओके, हम लोग मान लिए कि ये फॉर्मूला आएगा। अब मैं क्या करता हूं, dt को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो मैं लिखूंगा देखो v dv इज इक्वल्स टू p बाय m इंटू dt, v dv इज इक्वल्स टू p बाय m इंटू dt। अब ऐसा है कि भाई हमको क्या करना है, हमको वेलोसिटी निकालना है। बोले कैसे निकालेंगे, मान लो गाड़ी की स्पीड आपकी 0 से कहां तक पहुंची है, स्मॉल v तक। कितने टाइम में, जब टाइम 0 से t तक पहुंचा था तब तक गाड़ी की स्पीड स्मॉल v से वहां तक पहुंची। v dv का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होने वाला है, v स्क्वायर अपॉन 2, और p बाई m इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, p बाई m इंटू टी। फिर आगे क्या होगा भैया, ये हो गया ना, इधर का नहीं भी हुआ तो लिख लेना किसी से। तो अब एक काम करो भाई, ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दो। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस p अपॉन m इंटू टी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस पी टी अपॉन m। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस पी टी अपॉन m, जहां पर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़्ड टू पावर 1/2। आया समझ में। सिमिलरली मैं यहां लिख सकता हूं v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, है ना। देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस पी टी अपॉन m। ओके, dx को इधर ले लो, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस पी टी अपॉन m इंटू डी टी को आप इधर ले लो, dt को उधर ले लिया मैंने। अब ऐसा है कि मैं क्या इमेजिन करके चल रहा हूं, जब टाइम 0 था तो वो ओरिजिन पे था, जब टाइम t है तो पोजीशन x पर पहुंच चुका है। तो भैया मैं इसे करूंगा क्या, इंटीग्रेट 0 से x dx अंडर रूट ऑफ ट्वाइस p अपॉन m t रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू t, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, मैंने t रेज़्ड टू पावर 1/2 को जानबूझ के अलग निकाला ताकि इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली कर सकूं मैं। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x अंडर रूट ऑफ ट्वाइस p अपॉन m, ये क्या हो जाएगा बेटा, t रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस p अपॉन m t रेज़्ड टू पावर 3/2। तो पता ये चला कि पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़्ड टू पावर 3/2। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए, डायरेक्टली पूछ सकता है। आज के लिए इतना काफी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग डीपीपीज आज नहीं ले पाए, कल ले लेंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए बाद आपको डीपीपी 3 एंड 4 भी मिल जाएगा। तो आपका टास्क ये रहेगा, वो दोनों डीपीपीज भी सॉल्व करके आओ, है ना। मैं इंशाल्लाह पूरे के पूरे कल कवर कर डालूंगा वर्क एनर्जी एंड पावर के। मॉड्यूल थर्सडे कल का है ना दिया हुआ। चल थोड़ा मॉड्यूल को एक्सटेंड